बिहार के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने पश्चिम बंगाल की स्थिति पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वहां तृणमूल कांग्रेस की कथित गुंडागर्दी अपने चरम पर है। उन्होंने कहा कि हालात का रिव्यू करने के बाद ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि राज्य में जंगल राज जैसे हालात बन चुके हैं। जायसवाल के मुताबिक कानून व्यवस्था पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है और प्रशासनिक तंत्र निष्क्रिय नजर आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां कानून और संविधान से ऊपर उठकर अराजकता चल रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। मंत्री ने यह भी कहा कि अगर समय रहते स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो इसका असर पूरे देश की राजनीति और सुरक्षा पर पड़ सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में सख्त कदम उठाने की मांग की और कहा कि आम जनता को सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उनके बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। जो टीएमसी की गुंडागर्दी बंगाल में चल रही है, उस पर समीक्षा करते हुए अपना स्पष्ट निर्देश भी दे रही है कि बंगाल में जंगल राज, और ये जंगल राज अब कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर अपने आप को समझने लगा है और हर चीज में भ्रामक प्रचार करना, सुप्रीम कोर्ट जाना। तो इस बात को जनता भी समझ रही है। ममता बनर्जी का अंत तय है। ममता बनर्जी का अहंकार अब समाप्त होने वाला है और बंगाल में भाजपा की सरकार बनना तय है। ममता बनर्जी को सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि जब एक बार अहंकार आ जाता है तो वो सुधरने का नाम नहीं लेता है। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उनके हालिया बयान को राजनीतिक ड्रामा बताया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जानबूझकर ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनका धार्मिक या सामाजिक आधार नहीं है। राजभर ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर किस कुरान में लिखा है कि गंगा नदी पर नाव में बैठकर रोजा खोला जाना चाहिए। उन्होंने इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल कवर बताया जिसका मकसद खास समुदाय को प्रभावित करना है। मंत्री के अनुसार ये पूरी रणनीति वोट बैंक को साधने के लिए बनाई गई है, न कि किसी धार्मिक परंपरा का पालन करने के लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की राजनीति से समाज में गलत संदेश जाता है और धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया जाता है। राजभर के इस बयान के बाद सियासी माहौल और भी गर्मा गया है और दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। अखिलेश जी को यही करना ही है। किस कुरान में लिखा है कि गंगा नदी में और जाकर के आप नाव पर बैठ करके रोजा खोली है? ये सिर्फ अपने वोट के लिए, मुसलमानों का वोट इनसे न बहके, इसके लिए बयानबाजी दे रहे हैं और कोई बात नहीं है। इनको ये नहीं समझ है कि इस तरह का हम तो पहली बार ऐसा सुन रहे हैं कि गंगा नदी में नाव पर रोजा लोग खोल रहे हैं, बिरयानी काट रहे हैं। ये गलत है। सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। अखिलेश जी का जो बयान है वो राजनीति से प्रेरित है। वोट उनके बहकने न पावे, इसके लिए वो बयानबाजी दे रहे हैं। बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के हालात तेजी से बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वहां की जनता ममता बनर्जी की सरकार से निराश हो चुकी है और बदलाव चाहती है। पांडे के मुताबिक लोग सरकार की नीतियों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली से परेशान हैं और उन्हें जल्द राहत चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जिससे आम नागरिकों का भरोसा डगमगा गया है। मंत्री ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के लोग अब मौजूदा सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और उन्हें आजादी की जरूरत महसूस हो रही है। उन्होंने ये संकेत भी दिया कि आने वाले समय में वहां राजनीतिक परिवर्तन संभव है। उनके इस बयान ने विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। वहां की स्थिति अलग है। वहां की स्थिति ये है कि वहां की जनता जो है अब ममता बनर्जी पर हमलावर है और वहां की जनता जल्दी से जल्दी ममता बनर्जी से मुक्ति चाहती है, त्राण चाहती है, बचाव चाहती है, इस सरकार से मुक्ति चाहती है। और ये समझ ममता बनर्जी को हो गया है कि अब मेरी कुर्सी जाने वाली है, चूंकि जनता हमारे खिलाफ हो गई है। तो अब ऐसी परिस्थिति में जब उनको लग रहा है कि हमारी कुर्सी जानी पक्की है, तो अनर्गल बयानबाजी कर रही है। आप देखिए, पिछले कुछ महीनों से लगातार ममता बनर्जी जी ने सरकारी संस्थाओं पे, संवैधानिक संस्थाओं पे अनावश्यक आक्षेप लगाया है और कार्य में बाधा डाला। ऐसा कोई मुख्यमंत्री आज तक भारत में किसी ने देखा है कि भारत सरकार की कोई संस्था कार्रवाई करती हो और मुख्यमंत्री पहुंच के फाइल घींचा करने लगे, फाइल लेके भाग जाए? तो ये तो बहुत साफ तौर पे बंगाल की जनता देख रही है कि ये एक भ्रष्ट सरकार है।
ये एक निकम्मी सरकार है। ये एक ऐसी सरकार है जिसने बंगाल को 10 को पीछे ठेल दिया। तो अब ममता बनर्जी जी को कुछ दिखता नहीं है, तो ये अनर्गल बयानबाजी करती है। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के आरोपों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ईडी ने जो बातें सामने रखी हैं वे गंभीर हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यादव ने दावा किया कि शायद आजादी के बाद पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जहां किसी मुख्यमंत्री पर नियमों और कानूनों की अनदेखी करने के आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी खुद ईडी ऑफिस पहुंची और कथित तौर पर अधिकारियों के जरिए दस्तावेज हासिल करने की कोशिश की, जो प्रक्रिया के खिलाफ है। मंत्री ने इसे कानून के शासन के लिए चुनौती बताया और कहा कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी बड़ा पद पर हो, कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। उनके बयान से इस मामले में राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। बिल्कुल ईडी ने सही कहा है। शायद भारत के आज़ादी के बाद ये पहली मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सारे नियम कानून सबको ताक पर रख करके और ईडी के दफ्तर में जाकर के कागजात को ज़बरदस्ती छीन करके अपने अधिकारियों के माध्यम से और अपने आप को बचाने का प्रयास करना मैंने तो कभी सुना ही नहीं था। लंबा काल से मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, मैं कोई इसका कोई कहानी भी नहीं है ऐसा। ये तो कहानी बना रही है, कहानी गढ़ रही है और सारे मर्यादाओं को तार तार करने का काम कर रही है ममता दीदी। दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट है और ऐसे लोगों को आने वाले समय में जनता सबक सिखा देगी। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताते हुए कहा कि इतिहास ये साबित करता है कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। उन्होंने ईरान इराक युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि वो संघर्ष लंबे समय तक चला और इससे सिर्फ विनाश ही हुआ। भगत के अनुसार भारत हमेशा से शांति, संवाद और आपसी समझ का समर्थन करता रहा है। उन्होंने कहा कि अगर देशों के बीच अविश्वास, कड़वाहट और मतभेद हैं तो उनका समाधान बातचीत के जरिए ही संभव है। युद्ध से सिर्फ नुकसान होता है और इसका कोई वास्तविक अंत नहीं होता। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और दोनों देशों के बीच बातचीत को बढ़ावा दें। उनका मानना है कि शांति ही विकास और स्थिरता का रास्ता है। देखिए, मैं आज भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार ईरान इराक वॉर करीब 20 साल से ऊपर चला है, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। भारत हमेशा इसका पक्षधर होता है कि संवाद ही आपसी जो अगर कोई वैमनस्यता है, कटुता है या कोई बातें हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका वो संवाद होता है। युद्ध किसी ना केवल दोनों देशों के बीच में पर अन्य जो संबंधित जो देश हैं उनसे उनका भी एक प्रभाव, उन पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो ये आप उनको धमकी दिए, वो इनको धमकी, कहीं इसका अंत नहीं है। इसलिए संवाद कायम हो, यही हम जरूर कहना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने एक धार्मिक संदर्भ में बयान देते हुए कहा कि हर चीज भगवान की इच्छा से होती है और किसी भी व्यक्ति को इसका श्रेय खुद नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण को लेकर किसी को यह गर्व नहीं होना चाहिए कि यह उसके कारण हुआ है। सिसोदिया के अनुसार सनातन धर्म में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है और सच्ची भक्ति विनम्रता में होती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने कार्यों में विनम्रता बनाए रखें और धार्मिक मामलों में राजनीति या व्यक्तिगत लाभ की भावना से दूर रहें। उनके इस बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जहां कुछ लोग इसे आध्यात्मिक संदेश मान रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक संदर्भ में देख रहे हैं। समझता हूं कि ये सब ईश्वर की कृपा है। किसी को ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने मंदिर बनवा दिया या मेरी वजह से मंदिर बन गया। अगर किसी को अहंकार है कि मैंने कोई मंदिर बना दिया या मेरी वजह से कोई मंदिर बन रहा है, तो वो सबसे पहले तो अपने आप को अहंकारी धर्म में मान ले, सनातनी में ना माने। क्योंकि सनातन में अहंकार की कोई जगह नहीं, सनातन में मैं की कोई जगह नहीं है, सबकी जगह। तो जैसा ईश्वर जो कहते हैं, जो हरी इच्छा होगी वो होगा। अगर किसी और मंदिर का कोई पुनरुद्धार, कोई सेवा, कहीं कोई हमारे हिस्से में कोई काम ईश्वर की मर्जी में होगा तो जरूर होगा।
कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तमिलनाडु की राजनीति को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में इंडी अलायंस मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में भारी बहुमत की ओर बढ़ रहा है। राजपूत के अनुसार जनता मौजूदा गठबंधन के कामकाज से संतुष्ट है और उसे दोबारा सत्ता में लाने के मूड में है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है और उसके पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। राजपूत ने दावा किया कि विकास, सामाजिक न्याय और स्थिरता के मुद्दों पर इंडी अलायंस को जनता का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने भरोसा दिखाया कि आने वाले चुनावों में गठबंधन को स्पष्ट जीत मिलेगी। उनके इस बयान ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है और राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। देखिए, तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन श्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में एक प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रहा है। चूंकि पिछले 5 सालों में जो एम.के. स्टालिन साहब ने वहाँ के आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए जो काम किए हैं, तमिलनाडु में जिस तरीके से वो निवेश लेके आए हैं, एमओयू नहीं किया उन्होंने यूपी की सरकार की तरीके से 40 लाख करोड़ का एमओयू कर लिया। वो अगर 1 लाख करोड़ का निवेश लेके आए हैं तो वहाँ दिख रहा है। लोगों को नौकरियां जिस तरीके से दी हैं, वहाँ के गरीब लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में उन्होंने जो काम किया वो अपने आप में अविस्मरणीय है। हमें पूरी उम्मीद है कि एम.के. स्टालिन साहब इंडिया गठबंधन का वहां पर एक प्रचंड बहुमत का नेतृत्व करेंगे। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री की चल रही समृद्धि यात्रा को लेकर जानकारी दी कि ये यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और इसी महीने इसके समाप्त होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि ये यात्रा राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर विकास कार्यों की समीक्षा और जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। मंत्री के अनुसार इस यात्रा के जरिए सरकार ने जमीनी स्तर पर योजनाओं की स्थिति को समझने और लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। श्रवण कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री की यात्रा जारी है, वहीं दूसरी ओर पार्टी आगामी चुनावों को लेकर अपनी तैयारियों में भी जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पर लगातार काम किया जा रहा है, जिसमें कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, बूथ स्तर तक रणनीति बनाना और जनता के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करना शामिल है। नहीं, मुख्यमंत्री जी का वहां पर समृद्धि यात्रा चल रहा है और अंतिम पड़ाव पर है और इसी महीना में उसको कंक्लूड करना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ये यात्रा है वो चल रही है और पार्टी का जो चुनाव का, संगठनात्मक चुनाव का काम है वो ही चल रहा है। तो उम्मीदवार का रहना कोई ज़रूरी नहीं है नामांकन में। हम लोग के सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार जी, तो जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके तहत उनका आज नामांकन हमारे नेता का आज होगा और जो प्रक्रिया उसके हिसाब से रिजल्ट का भी प्रकाशन किया जाएगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।